चलो भाई जल्दी आओ। हाँ सर, आज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। हाँ, पहले एक आइडिया आ जाए फिर लिखना। ऑन तो नहीं किए ना? ऑन हो गया? अरे बाप रे बाप। चलो भाई महारथी लोग आओ। चलो बैठो, जल्दी बैठो। ठीक है। कान में क्या लगा रखा है? ब्लूटूथ है। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कहाँ भूले भटके क्लास में चली गई हैं? गर्मी होने लगी। ना ना, एकदम ओढ़े रहना। एकदम ओढ़े रहना। हाँ, कोई। आ जाओ, आगे आ जाओ, आना तो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ। जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, कम है। जिंदा क्लास है। लग रहा है कि एकदम जिंदा है। मरे हुए लोग नहीं हैं। महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो जाएं, आवाज ना आए, मुमकिन नहीं है। चलो भाई, लेट ना करो आप लोग। जिस चल आगे देख। जिस विषय के लिए इतने सीरियस हैं आप लोग, देख रहे हैं, उसमें है कुछ नहीं। वाकई में कुछ नहीं है। मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद ही ये क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज क्लास व्लास लेता नहीं। लेकिन लगा कि हाँ, बहुत से बच्चे थे जो यहाँ से जुड़े हैं, बहुत से ऐसे हैं जो किसी दूसरी जगह से जुड़े हैं, जो जानते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी में कई बार उन्होंने कहा
तो ये लगता था कि रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, या अनइक्वल डेवलपमेंट है, डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में, लेकिन उतने से ही काम चलने वाला नहीं है। ये लगा कि उतने से काम चलने वाला नहीं है। दो बातों की पकड़ हो जाए, सिर्फ दो चीजों की, और उन्हीं दोनों पे पकड़ आप लोग बना लो, तो हमें लग रहा है कि इससे पूछे जाने वाले सवाल, फिर जैसे दो चीजों की पकड़ का मतलब कि एक तो बहुत छोटी सी बात है, और दूसरा जो है दूसरे पे ही पूरा खेल है, क्योंकि उसी दूसरे पर आपसे मेंस में सवाल पूछता है, दूसरे पे ही पूछता है। तो कल तो एक रफली आइडिया मैं दिया था, तो दो बातों की पकड़ जिसमें से एक अगर ओझल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी थीम है, वो कभी स्लिप ना हो। वजह उसका कि जो भी 8, 10, 11 जो भी फैक्टर्स हैं, उन्हीं 8, 10, 11 में से किसी एक को उठा के पूछेगा, किसी एक को पूछ सकता है, दो को पूछ सकता है, वो कमीशन जाने। तो उन्हीं को अलग अलग करके आप पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इसके ये वजह हैं, ये वजह कह रहा है, इसके सामने ये प्रॉब्लम्स है या चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों का कारण क्या है। दो ये हो जाता है, और तीसरा कि उस कारण को फेस करने के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है, क्या उठाई है या क्या उठाने वाली है। यहीं पे सवाल आपका खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर कितनी बातें समझ में आई। एक, कि जिस सुरक्षा को लेकर हम आज कंटिन्यूअस क्लास में कर रहा हूं, कल जो था वो छोड़ दीजिए, आज से आपके सिलेबस पे मैं आया कि जिस सुरक्षा को लेकर आप बैठे हैं क्लास की तैयारी के लिए, इस सुरक्षा के दो पहलू हैं, और जितने भी नेशन स्टेट हैं, जो भी राष्ट्र राज्य है, ये राष्ट्र राज्य की दो बातें हैं कि पहला, ये नेशन स्टेट क्या करता है, अपने सिक्योरिटी को सिक्योर करता है। कोई भी देश, टर्म यूज कर रहा हूं नेशन स्टेट, अब ये मैं समझाऊंगा नहीं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, पता है ना आप लोगों को, बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए कह रहे हैं। नेशन इज अ डिफरेंट थिंग, स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग। नेशन अलग होता है, राज्य अलग होता है, तो पता है या बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो। कोई है जो बताएगा, किसी को ना। राज्य से मिलकर राष्ट्र मिलता है, बनता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो राज्य पहले कि राष्ट्र पहले है। मुर्गी पहले कि अंडा पहले वाली कहानी है। नेशन पहले या स्टेट पहले। तो ऐतिहासिक घटनाएं ये बताती हैं कि पहले नेशन बना, फिर स्टेट बना। नेशन का अर्थ होता है कि तमाम डिफरेंसेस के बाद भी जो ज्योग्राफिकल एक कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हैं,
यह एक भौगोलिक अवधारणा है। अंग्रेजों ने यही कहा कि भारत क्या है, नेशन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अगर भारत राष्ट्र होता तो मुट्ठी भर हम कभी भारत पर कब्जा न कर सके होते, कभी नहीं होता। तो भारत राष्ट्र नहीं था। और आज आप कहेंगे कि भारत राष्ट्र है, उस पे भी हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि राष्ट्र कोई एक निश्चित अवधि में बनने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। यह निरंतर एक प्रक्रिया के दौर से गुजरते रहता है। भारत आज भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है, आज भी। तो राष्ट्र का अर्थ कि जिसमें अनेक संप्रदाय, अनेक जातियां, अनेक भाषा भाषी, अनेक क्षेत्र, अनेक धर्म के लोग हैं। वह कौन सा भाव है, वो कौन सी भाव है जिस भाव के वजह से, जिस भाव की वजह से ये बटा हुआ है, बटा है। उत्तर भारत के विद्यार्थियों को दक्षिण भारत से भगाया गया। ये कब की बात है? 2012 की था ऐसा? ये कौन सा भाव है जिसमें दंगा हुआ? समझते रहें, पकड़ते रहें। ये कौन सा भाव जिसने ये सिद्धांत दे दी दक्षिण में जन्म लेने वाला ये पुत्र महाराष्ट्र में जवान हो गया, जबकि खत्म हो जाना चाहिए था वहीं पर। देख रहे हैं आप, चल रहा है, हेट स्पीच चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत राष्ट्र है। अभी भी भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। तो ये सदैव अनवरत प्रक्रिया है। जैसे सीखने की एक निश्चित उम्र नहीं होती, पूरे जीवन भी ये प्रक्रिया चलती रहती है, वैसे राष्ट्र है। अब राष्ट्र हम कैसे कहेंगे किसे? ये अलग अलग मनोभाव विकसित हो रहे हैं, अलग अलग सोच विकसित हो रही है। ये वही अलग सोच है जो हमें राष्ट्र बनने नहीं दे रही है। राष्ट्र के सामने ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस उस वक्त भी था, आज भी है। अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई तो यह आवश्यक था कि पहले ये इस भावना का संचार लोगों में हो, और ये हुआ। ढेर सारे लोग, आप लोग बैठे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे बैठे हैं। क्या ये विश्वास के साथ कह सकते हैं आप कि आज अगर इसकी बात की जा रही है तो क्या दूसरी जातियां इस बात का समर्थन करती हैं?
2023 की बात मैं बता रहा हूं, है ऐसा। एक कह रहा है जातिगत आधार पर जनगणना की जानी चाहिए, बिहार में मुद्दा गरमाया है। इसका मतलब कि जो अन्य जातियां हैं इस बात का समर्थन नहीं करती हैं। इस विषय पर हम एक मत नहीं है, और यही एक मत न होना, अलग अलग विषयों पर एक मत न होना हमारे अधीनता का सबसे बड़ा कारण था। इसी के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितनी बड़ी, किसे, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार की थी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। 2023 में क्या आप इस विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि समाज में सुधार के लिए अगर आप प्रयास करें तो विरोध का सामना करना पड़ेगा? हाँ या ना? एक समर्थक और दूसरा विरोधी, ये नेशन की पहचान नहीं है। बागेश्वर में कोई बाबा आया है, सुने हैं? एक समर्थक दूसरा विरोधी, है ऐसा? नहीं है। याद करिए कि जब भी आप किसी दुश्मन से लड़ें, जरूरी है कि आप एक हों, अदरवाइज पराजय निश्चित है। आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। देखिए, सुरक्षा से जुड़ रहा है। तो इतनी बड़ी चुनौती थी, सोचिए, इतनी बड़ी चुनौती थी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। क्या आज हमारे देश में सामाजिक समस्याएं नहीं है? नहीं है। अमीरी गरीबी का भेद मिट चुका है क्या? ऊंच नीच के भेद पूरी तरह समाप्त हो गया है क्या? आज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पैरिटी नहीं है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं, उसको मिटाने की बात की गई, वो सिद्धांत है। व्यवहार में क्या आज हमारी सोच उससे प्रभावित नहीं है कि आज भी अगर स्वीपर उसी में से निकले और यहां बैठे तो आपको घिन आएगी? है ऐसा? बैठने देंगे? बैठने देंगे? सिद्धांत अलग है, व्यवहार अलग है। एकदम दिमाग हरिश्चंद्र की कहानी नहीं सुना रहा हूं। जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो यही बताता है कि आप भी नहीं बैठने देंगे, हमें नहीं बैठने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसी को मिटाने की बात कर रहा है। तो आज अगर हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोई पहल करें तो इसी सोसाइटी में से विरोध के स्वर उठेंगे। महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहां पर दिया? उसी धर्म के लोगों ने विरोध की। 3 तलाक को अपराध घोषित किया, उसी समाज के लोगों ने विरोध किया। आज ही आलम है। तो मैं कह सकता हूं कि उस दौरान हम बेहतर थे, उस दौरान हम बेहतर थे। ये इतनी बड़ी चुनौती थी, सोच लीजिए। ये दादा थे, पूरा नाम आप लोग समझिएगा। ये दादा थे और दादा के साथ साथ आरसी दत्त थे। मेन स्ट्रीम में आ जाइए, सुरक्षा तो खिलौना है अखिल, जहां तक मुझे समझ में आता है। पूछा, खटाक से उठा, लिखा, खत्म कर दिया, जाइए। आरसी दत्त थे, दादा थे। क्या आप लोगों को कभी नहीं लगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया था? किस लिए किया था? करने की जरूरत क्या थी? ये लोग चाहते तो उस वक्त जो सोशल एस्पेक्ट था या जो सोशल प्रॉब्लम्स थे, उस सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए मैदान में खड़े हो जाते। जो सामाजिक बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए खड़े हो जाते, नहीं खड़े हुए। वजह था
कि अगर सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अगर कोई मूवमेंट की शुरुआत की होती तो उसी समाज में इनका विरोध हो जाता। तो इन लोगों ने तलाश की, किसकी? एक विषय की। और वह विषय कैसा हो? जिस पर सब जुड़े हों। जब सब जुड़ेंगे तभी सब एक प्लेटफॉर्म पाएंगे, एक भावना विकसित होगी, एक विचारधारा विकसित होगी। अदरवाइज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक समस्याओं को नहीं छोड़ा, बल्कि ब्रिटिश सरकार की अर्थ नीतियों की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद सीधे सीधे कहा कि भारत भूखों मर रहा है। कहा। अब आप सोचो कि भारत भूखों मर रहा है का अर्थ क्या है? आज तो रिसर्च कर रहे हैं लोग ऐसे विषय पर। भारत भूखों मर रहा है, ये नहीं कहा कि फला धर्म के लोग भूखे मर रहे हैं, फला जाति के लोग भूखे मर रहे हैं, या फला भाषा के बोलने वाले या फला क्षेत्र के रहने वाले। उन्होंने ये कहा कि भारत भूखों मर रहा है। देख रहे हो सामान्य सोच। तो भारत भूखों मर रहा है का मतलब भारत में रहने वाले लोग, वो चाहे कोई हो। तो सबने सोचना शुरू किया कि हाँ यार, ये तो मेरी बात हो रही है, बगल में हाँ मैं भी है, मेरी भी यही स्थिति है, सब एक हुए। हाँ या ना? इतने डिफरेंसेस होने के बाद जब सामान्य विषय आपके सामने लाकर खड़ा कर दिए इन लोगों ने, तो उन सामान्य विषयों पर सबकी सोच एक हुई। उसी को नेशन कहते हैं, वही राष्ट्र है। राष्ट्र वह कहलाता है जिसकी भौगोलिक सीमाओं के भीतर इतनी विभिन्नता के बावजूद भी जिसकी सोच क्या हो? एक हो, और सब भावनात्मक रूप से क्या हो जाए? एक हो जाए। हम उसी को राष्ट्र कहते हैं। यही राष्ट्र है। तो उस दौरान तो हो गया। क्या आज हैं? बताइए, क्या आज हैं उच्च जाति निम्न जाति के खिलाफ, ओबीसीज फॉरवर्ड के खिलाफ, जाट गुर्जर के खिलाफ? गुजरात में पट्टीदार बनिया की लड़ाई, जो बोल रहा हूं है, पढ़ेंगे आप, किताबों में है। दक्षिण की लड़ाई आपके सामने है। उत्तर भारत की लड़ाई स्वर्ण बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। और सब अगर हटा दें तो हिंदू मुस्लिम अपने आप है, एक हैं, हर लेवल पर बटे हैं। तो क्या यह आवश्यक नहीं कि आज हमारे बीच ऐसे सामान्य विषय को लाया जाए जिस पर हम एक हो जाएं? है? क्या यह जरूरी नहीं है कि ऐसा विषय लाया जाए जिस पर हिंदू औरतें भी कहें, मुस्लिम औरतें भी कहें, सारी औरतें भी कहें कि हां बेहतर है? लेकिन नहीं, जानबूझकर ऐसे विषय हमारे बीच लाए जा रहे हैं जिससे डिफरेंसेस और क्रिएट हो। और जब तनाव पैदा होगा तो सुरक्षा के सामने चुनौती आएगी, आना ही आना है। आज तक कोई दुनिया में ऐसा विचारक पैदा नहीं हुआ जो इन समस्याओं को सुरक्षा का कारण न मानता हो। ये सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां हैं। तो राष्ट्र तो वह होता है जिसमें रहने वाले ये सारे के सारे लोग किस रूप में एक हो जाते हैं? एक हो जाते हैं आप लोग। अब पता नहीं है कि नहीं है, आप लोग अपना जांच कर लीजिएगा। है या नहीं है? पता नहीं है कि नहीं है भाई, ये तो व्यक्तिगत आकलन होगा। किसी के बारे में मैं बोल भी नहीं सकता, बोलने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी मैं यहीं से पढ़ाते पढ़ाते अचानक गिरूं और सिर फट जाए तो तकलीफ तो होगी। किसको? किसी को कम, किसी को, लेकिन होना तय है। नहीं, कौन सा रिश्ता है? यही वो रिश्ता है जो राष्ट्र कहलाता है। इसी रिश्ते को कहते हैं। और यही रिश्ता हमारे समाज से गायब किया जा रहा है। जब ऐसे रिश्ते खराब होंगे तो चुनौतियां मुंह बाय खड़ी होंगी। और जब ऐसी चुनौतियां खड़ी होंगी तो बाह्य शक्तियां इसी के तलाश में आंखें गड़ाई हैं। एकदम मिला मौका भुनाए।
तो राष्ट्र समझ में आया। अब राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य वह कहलाता है जिसके ऊपर किसी देश का कोई नियंत्रण ना हो, चाहे आंतरिक बाह्य, उसी को हम राज्य कहते हैं। तो पहले भारत राज्य बना कि राष्ट्र बना? जब इस देश में रहने वाले सारे के सारे लोग एक हो गए तो भारत राष्ट्र बना। जब एक हो गए तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या बन गया? राज्य बन गया। तो भारत राष्ट्र राज्य है। प्रत्येक राष्ट्र राज्य, प्रत्येक राष्ट्र राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। एक ये वो लक्ष्य है जो कभी किसी भी देश के विदेश नीति का आधार होता है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। विदेश नीति के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसमें बदलाव नहीं होता, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसमें बदलाव होता है समय के अनुसार। प्रत्येक राष्ट्र राज्य क्या करता है? अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना चाहता है। न केवल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना चाहता है बल्कि उसकी पूर्ति भी करना चाहता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है और इसी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए क्या करता है? वो अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाता है, जिससे न केवल अपने राष्ट्रहित की पूर्ति कर सके बल्कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी कर सके। अब इस राष्ट्रीय हित के दो पहलू हैं। इतनी बात पकड़ में आई कुछ है? ये तो मैं आप लोगों को, हमें लग रहा है कि सॉवरेंटी जब पढ़ाए होंगे तभी मैं समझा दिया होगा। नहीं, दुनिया में देखिए कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अकेले अपनी जरूरत को पूरा कर सके। है? आप में है ऐसे कोई कि अकेले अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे? मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, है? नहीं। आगे क्या है? कुछ होगा। ये तो साबित होता है कि माँ है तो बच्चे की जरूरत होगी, बेटा है तो बाप की भी जरूरत होगी, रिश्तेदारों की जरूरत होगी। कोई अकेले पूरा नहीं कर सकता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ईश्वर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। अगर अकेले कर देता तो फिर इस सृष्टि की रचना ना करता। क्योंकि सृष्टि की रचना का भी अपना प्रयोजन होता है। नहीं, किस लिए बनाया ईश्वर हम लोगों को? घूर सकें एक दूसरे को, नहीं मोहब्बत कर सकें, इसीलिए तो पैदा किया, मोहब्बत कर सके। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ इंसान के अंदर कुछ ऐसे जज्बात हैं जो करवा देती है, और जैसे ही वो करवाती है सुरक्षा के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। वो क्या है? स्वार्थ। वही देश में भी होता है। थीम पकड़ में आई कुछ? प्रत्येक राष्ट्र राज्य क्या करता है? अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है, जिससे वह इसकी सुरक्षा भी करे और इसकी पूर्ति भी कर सके। जिसके लिए कई साधन इस्तेमाल होते हैं, जिसमें पूरे विश्व के सामने सबसे अच्छा साधन कहा जाता है डिप्लोमेसी,
कूटनीति। कूटनीति वह साधन होता है जिसके द्वारा विश्व में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। और आज भी प्रयासरत हैं लोग रूस और यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को समाप्त करने के लिए। कैसा प्रयास? कूटनीतिक प्रयास, यानी बातचीत के द्वारा। अपनी सुरक्षा करे। अब इस सुरक्षा में एक पहलू आता है कि जब हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो न केवल हम समर्थ हों उस आक्रमण का सामना करने के लिए, बल्कि हमारे मित्र देश हमारी सहायता भी कर सकें। यही होता है, कुछ और होता है। लेकिन इस पहलू पर कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत आज तक नहीं है। अगर कोई हमारे देश के ऊपर बाह्य आक्रमण करता है तो इसी को आप लोग बाह्य सुरक्षा कहते हैं ना, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बाह्य सुरक्षा में यही आता है ना कि बाहर से अगर आक्रमण हो तो उससे सुरक्षा के लिए हर देश अपनी सेना तैयार करता है, रक्षा मंत्रालय उसको देखता है, आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है, सेनाओं को आधुनिक शस्त्रों से लैस करता है। इसी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी आपके सामने है नहीं है? इसी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए आईसीबीएम जैसे मिसाइल भी आपके सामने है नहीं है? किसके लिए? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, कि अगर किसी ने बाह्य आक्रमण किया तो इस बाह्य आक्रमण के सुरक्षा के लिए हमने क्या किया? विकास किया, आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, विकास किया, डेवलपमेंट किया। कोई बता सकता है क्या? आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या? यह हमारा विषय नहीं है। विषय है अंतरिक्ष सुरक्षा, और इस वक्त चर्चा मैं कर रहा हूं वायु सुरक्षा की। एक समझ कम से कम बना लो आप। हर देश, कोई एक देश नहीं, प्रत्येक देश अपने इस बाह्य सुरक्षा के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करता है, जिसमें शस्त्र भी है, जैसे आईसीबीएम, परमाणु अस्त्र है ही सब, या और भी आप कहते हैं रडार सिस्टम, ये सब है ना। इंटरसेप्टर सिस्टम, कि कोई अगर मिसाइल से हमला करता है तो हमारे पास इंटरसेप्टर सिस्टम भी होगा कि रास्ते में ही उसको हम नष्ट कर सकें। यही है ना। लेकिन ऐसी सुरक्षा के लिए हर देश इन सारी चीजों की व्यवस्था करता है। चलिए, ये सारी चीजों की व्यवस्था करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री देखता है, लेकिन साथ साथ इस देश की यह भी कोशिश कि हमारे मित्र देश समय पड़ने पर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन इस पर भी दो ओपिनियन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता। याद रखे ना इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं होता। अब ये नहीं कि इसको व्यक्तिगत जीवन में उतार लो कि कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, तो जो आज दोस्त है कल दुश्मन भी हो जाएगा, तो उसके साथ आज ही से हम व्यवहार वैसे ही करने लगे हैं। तो व्यक्तिगत जीवन से कोई वजह उसका कि राष्ट्रहित बदलते रहता है, कभी किसी को प्राथमिकता किसी को प्राथमिकता दी जाती है। पहले ऐसा समय था कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सबसे बेहतर जो सुरक्षा का साधन अपनाया जाता था वो मिलिट्री पावर था, सैन्य शक्ति। और आज
सैन्य शक्ति है, उसकी रेलिवेंसी है, लेकिन सैन्य शक्ति दूसरे नंबर पर जा चुका है, इकोनॉमिक पावर आ चुका है, आर्थिक शक्ति आ चुका है। तो ये बदलते रहते हैं। दो राय, पहली राय कि कोई भी देश अगर बाह्य आक्रमण से अपनी सुरक्षा करना चाहता है तो इनका विकास करेगा। अब वो कहेगा कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु अस्त्र चाहिए, तो कुछ बाबूजी बैठे हैं, वो कहेंगे कि जिस परमाणु अस्त्र का तुम विकास कर रहे हो वह मानवता के लिए घातक है, मत करो, मत करो। और पीटीबीटी लाकर खड़ा कर देंगे। पीटीबीटी सुना है? नहीं, पे पीटीबीटी, बच्चे की बात कर रहा हूं, बाप बाद में आएंगे। बच्चे की बात कर रहा हूं। पीटीबीटी आंशिक जिस पे हिंदी होता है, प्रोविंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। उसके बाद एनपीटी लाते हैं, फिर लाते हैं सीटीबीटी। यही है ना? एनपीटी ने पूरी दुनिया को दो ग्रुप में बांट दिया। कौन सा ग्रुप? बताइए बताइए, थोड़ा सा सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये फॉरेन पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है, सुरक्षा। अब आप देख रहे हैं कि विश्व में कुछ दादा हैं जो ये तय करते हैं कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए ये अस्त्र रखना है या नहीं रखना है, और यदि आप रखेंगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लगाया भी गया। ठीक वैसे ही इसको भी लेकर अलग अलग राय व्यक्त की गई कि 5 देशों के अलावा, जो P5 हैं, 5 देशों के अलावा किसी भी अन्य देश को अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र रखने का अधिकार नहीं है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो मार करती है प्रक्षेपास्त्र, उसी को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, और इसके न्यूनतम दूरी 3600 किलोमीटर होती है। न्यूनतम कितनी होती है? अधिकतम चाहे जितना बढ़ा लें, आपकी तकनीकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो बाह्य सुरक्षा को लेकर विश्व के जो मेजर कंट्री हैं वो मानक तय करते हैं, छोटे देशों की कोई भूमिका नहीं होती, जिसमें आज हम प्रमुख भूमिका में हैं, कह सकते हैं, कहा जा सकता है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच हमारे ऊपर लगातार दबाव डाला जाए कि आयात न कीजिए, हमने माना? नहीं माना। झुके? नहीं झुके, बल्कि उनके नीतियों के खिलाफ जाकर हमने रूस के साथ आयात किया। और इतना ही नहीं, बल्कि रूस के द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव के विरुद्ध हमने मतदान भी किया उसी सुरक्षा परिषद में। बहुत दिनों की बात नहीं है। यह दिखा रहा है कि भारत आज अपने विदेश नीति पर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो विदेश नीति का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रहित। और इस राष्ट्रहित में किसको देते हैं? सुरक्षा को। तो प्रत्येक राष्ट्र राज्य क्या करता है? अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और उसकी पूर्ति के लिए अन्य देशों से रिलेशन बनाता है, इस उम्मीद के साथ कि जरूरत पड़ेगी तो आप सहायता करेंगे। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। जरूरत पड़े, हो सकता है पलट जाए, नहीं हो सकता है। सियार सुने हैं? गांव में सियार होता है, शहर में क्या बोलते हैं? लोमड़ी। अब पता नहीं, जयकाल अलग होता है और फॉक्स अलग होता है। जयकाल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, गांव में उसको सियार बोलते हैं। हुआऊ हुआऊ चिल्लाते हैं सब। उनके कान पे शील्ड लगा होता है इकोसिस्टम के लिए। गीदड़ अलग होता। मतलब कौन से भारत में हम लोग हैं? देख रहे हैं इतनी डाइवर्सिटी है। यही भारत की पहचान है। कहीं सियार को जयकाल समझा जाता है, कहीं सियार को गिद्ध समझा जा रहा है, कहीं सियार को लोमड़ी समझा जा रहा है। गीदड़ अलग होता है, जयकाल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। बहुत चतुर खिलाड़ी होता है।
अगर कभी भूले से सवारी करवाए, सवारी करना मत, बीच में ले जाएगा, फंसा देगा, कहेगा अब हमको नींद आ रही है। अब आपको लगेगा कि ना उधर जा सकते ना इधर, उधर गए तो वो मारेगा, इधर गए तो वो मारेगा, अब एक क्रॉस कर, नहीं हमको नींद आ रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यही है, हर देश एक दूसरे के ऊपर परस्पर अविश्वास करता है। अगर ऐसा न होता तो आज यूक्रेन अकेले लड़ाई न लड़ा होता। वो इसी मुगालते में आ गया कि बाबूजी पीछे खड़े हैं, बेटा तो ही उत्साहित हो गए, और आज तक बजा रहा है रूस, आज तक हो रहा है खेल रहा है। इसलिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे दम पे मत करना, अपने दम पे करना। आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा आपका साथ देगी। कोई कोचिंग वाला आईएएस नहीं बनाता है और ना टीचर बनाता है, करना आपको है, बनते आप हैं। कैश कोचिंग वाला करता है, और आप लोग भी महारत हासिल कर लिए हैं कि आप भी कैश करने लगे। फीस में कोई छूट नहीं, सिलेक्शन के बाद भी कोई छूट नहीं, इतना दोगे तो आएंगे। अब बोलेंगे कि इनके मत जीएस नहीं, ऑप्शनल भी पढ़ता था, और जब मेंस के लिए लिखाया जाता था ना, उसमें भी मैं जाता था। अब फलाने सर तो विशेष तौर से हमको ख्याल करते थे। सब बुलवाएगा सब बुलवाएगा। हाँ, तो जो भी सिलेक्शन होगा वो आपको अपने तो दम पे होना है, किसी की वजह से नहीं होना है। ये तो बाह्य सुरक्षा की बात मैंने किया। वैसे ही आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? जिस प्रकार प्रत्येक देश अपनी बाह्य सुरक्षा करने के लिए आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करता है, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक आधार पर संबंध स्थापित करता है, जिससे न केवल वह अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके, बल्कि राष्ट्रीय हितों की निरंतर पूर्ति भी कर सके, ठीक वैसे ही प्रत्येक देश अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अपने सीमाओं की सुरक्षा भी करता है, सीमा का प्रबंधन भी करता है, पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी करता है। हम इसी को क्या कहते हैं? आंतरिक। ले आया जाए, ये लिखवाने की जरूरत होगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। माहौल तो बना दिया, कल जो था वो था, कल फर्जी था। हाँ, देखिए, मिलन का भी माहौल होता है। मिलन का माहौल ये थोड़ा कि आए गरमाए, पूछे हाँ घुसे और कहाँ हो थोड़ा सा जाए आदमी, माहौल बनाए, थोड़ा सा परफ्यूम मारे, कहाँ हैं, यहाँ हूं, तो ढूंढते रहिए एक दूसरे को। तो विषय के पढ़ने की भी एक मानसिक सोच होती है, उस सोच के अनुसार अपने आप को हम स्थापित करें। थोड़ा आंतरिक सुरक्षा में पहली बात देखिए, आज ये जरूर कि कम से कम कोई पूछे कि आंतरिक सुरक्षा से आप समझते क्या हो, तो इस पर हम अपनी राय दे सकें। यानी आंतरिक सुरक्षा के घटक क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या आता है। तो आप कह सकते हैं देश के सीमाओं की सुरक्षा, ये आंतरिक सुरक्षा के एलिमेंट्स हैं। यानी आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या करना है, कौन कौन से तत्व आते हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपके सामने बातें हों, तो ये एकदम लहराना चाहिए। जैसे कभी आपसे कोई पूछे कि खान सर पढ़ाते थे,
तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं, उनके सामने तस्वीरें उभर जाए। वैसे ही आंतरिक सुरक्षा की जब बात आए तो वो सारे के सारे घटक तत्वों का मतलब यह होता है कि आंतरिक सुरक्षा का अर्थ क्या, इसमें क्या क्या करना है, वो बातें आ जाए। तो पहली बात क्या आएगी? देश की सीमाओं की सुरक्षा, या हम इसको यह भी कह सकते हैं अखंडता की रक्षा। नहीं, आंतरिक संप्रभुता का संरक्षण, अर्थात एकता। शब्दों की मायाजाल है और कुछ नहीं है। जानबूझ के ऐसे शब्द मैं लिख रहा हूं जिससे कोई आपको भ्रमित न कर सके। देश के सीमाओं की रक्षा का अर्थ होता है इंटीग्रिटी को बनाए रखना। किसी को भी इस देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। अखंडता देश की सीमाओं की रक्षा है। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, सारे के सारे लोगों में बनी रहे, क्या बनी रहे? एकता बनी रहे। अर्थात आंतरिक संप्रभुता को सिक्योर करना, इंटरनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी को। देश के भीतर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। ऐसा देश के भीतर, देश के बाहर नहीं। हां, देश के भीतर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, रूल ऑफ लॉ को व्यवहारिक रूप से लागू करना। पकड़ पा रहे हैं ये? हैं? विधि का शासन पकड़ में आ रहा है? जब हमारे देश में कानून का शासन, आप लोग खुद देखिए, जब हमारे देश में कानून का शासन लागू होगा तो कानून के शासन का अर्थ यह होगा कि सबके मन में इस बात की श्रद्धा होगी कि वही कानून वैसा ही करने पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। यह सोच होनी जरूरी है। सभी को कानून द्वारा न्याय प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित करना। आपको न्याय प्राप्त हुआ, मुझे अगर न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यवस्था के प्रति हमारे मन में क्या पैदा होगी? आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज दे देगा वो। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द
को बनाए रखना। ये देखिए आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के घटक, आंतरिक सुरक्षा के ये घटक हैं, यानी तत्व हैं कि आंतरिक सुरक्षा में देश को क्या क्या करना है, ये आपके सामने है। तो जब भी कभी भी सवाल पूछे, कोई बहस करता है, जवाब देते कि नहीं देते, इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमें लिखना है कि सवाल पूछे तो हम लिख जाएं। कोई पूछता है आप समझा दिए, अच्छी बात, नहीं समझाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि समझने की क्षमता उसके पास हो ही ना, आपकी बात ही ना समझ पा रहा हो, लिख जाना आप। तो जैसे ही आंतरिक सुरक्षा की बात आई, ये सारी की सारी बातें आपके तस्वीर में आनी चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या हैं, ये बातें आती हैं। और इन सारे के सारे कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? होम मिनिस्ट्री को दी गई है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, यदि गृह मंत्रालय हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ, राज्य का अस्तित्व नष्ट हो जाए, होगा? बना रहेगा देश? तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? देश की सीमाओं की रक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो आप देखते होंगे कि अर्धसैनिक बल होते हैं। बीएसएफ सुना होगा ना, अर्धसैनिक बल होते हैं, इनकी तैनाती की जाती है। मैं हल्का सा थोड़ा सा खींचूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं पूर्वोत्तर की तरफ, उसका सीमांकन आज तक हो नहीं पाया, जिसके वजह से विवाद किसके बीच होता है? जिसको लेकर विवाद किसके बीच होता है? हाँ जी, हाँ, यही समझना है, समझना यही है। जितने आयाम हो सकते हैं ना, उतने आयाम से सोचो आप, सीमित मत करो सोच को। भौगोलिक परिस्थितियां हमारी सीमाओं के सीमांकन में दुश्वारियां पैदा की, जिसकी वजह से दो देशों के बीच विवाद, तो राज्य और राज्यों के बीच भी विवाद रहा है। यह राज्य और राज्य के बीच विवाद था जिसमें सैनिक मारे गए, पुलिस मारे गए। याद आया कुछ? नहीं मारे गए थे? कहां पर? असम में मारे गए थे। असम और किसके बीच विवाद हुआ था? हाँ, मेघालय के बीच। चल रहा है खेल। मिजोरम में कुकी विद्रोह सुने होंगे, नागा विद्रोही सुने होंगे। ऐसी सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। वजह उसका कि जो नेचुरल सीन है, उसकी वजह से उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? सीमाओं का सीमांकन किया जाता है, जिससे अवैध घुसपैठ न हो सके। किंतु आप देखेंगे कि अवैध घुसपैठ कहां से होता है? ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के सामने चुनौतियां होंगी। बात की बात है, थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो गृह मंत्रालय क्या करता है? अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पुलिस का आधुनिकीकरण करने में राज्यों की मदद, हाँ या नहीं? पुलिस तो राज्य सूची का विषय है ना, तो गृह मंत्रालय कैसे इन्वॉल्व होगा? वजह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में है, सहकारी संघवाद है। सेकंड लास्ट टॉपिक तो यही पढ़ाया था ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यह कहा गया कि सहकारी संघवाद तभी सफल हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो।
जैसे ये दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। लेकिन राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की, लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की, और राज्य के पास राजस्व के स्रोत कम हैं। इसलिए केंद्र उन्हें समय समय पर सहायता देगा, है या नहीं है? तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन जब इसके आधुनिकीकरण की बात होगी, आधुनिकीकरण समझते हो आप लोग क्या? अंग्रेजी फिर आप लोग बोले? हाँ, बस बस बस, बिल्कुल। आधुनिकीकरण का अर्थ यह होता है कि जो पुराने तौर तरीके हैं उसमें बदलाव किया जाए। क्योंकि वो रखा है 47, हम रखे हैं राइफल, जब तक हम खींचे या बोल्ट के तब तक वो लेटा दिया, नहीं होता ऐसा। तो पुलिस को गृह मंत्रालय क्या करे? आधुनिकीकरण करे, आधुनिक शस्त्रों से लैस करे, नहीं? हाँ या ना? आधुनिक शस्त्रों से लैस कर दे, आधुनिक शस्त्रों से लैस कर दे, पता चले चलाना ही ना आता हो। ले लिया, इसे देख रहा तब तक बजा दिया ऊपर से। तो आधुनिक शस्त्रों के लैस के साथ साथ उसके अनुसार ट्रेनिंग भी दिया जाना, प्रशिक्षित भी करना, यह भी जरूरी है। यह सब हमारा कौन करता है? गृह मंत्रालय। अभी आपने परसों सुना होगा कि पूरे देश के पुलिस महानिदेशक की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री महोदय भी हमारे उसको संबोधित करे, और गृह मंत्री तो खैर सर्वे सर्वा होते ही हैं। भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सामना कैसे करें? क्योंकि अब चुनौतियों का रूप बदल रहा है, तो हमें अपनी सोच में, अपने नीतियों में भी बदलाव करना होगा। और ये सारी की सारी बातें आपके समाधान में आएंगी कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना होगा। यही तो होगा, क्या चुनौतियां और क्या सॉल्यूशन है, यही तो होगा। एक सवाल तो ये हो जाता क्या चुनौतियां हैं, दूसरा को उसका समाधान क्या है, तीसरी बात कि उन चुनौतियों में से कोई एक उठा देगा, क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है, क्यों हुआ, किस रूप में मौजूद है, अब भारत सरकार इसको फेस करने के लिए क्या क्या कर रही है। यही हो सकता है ना। जैसे जम्मू कश्मीर को उठा दे आपसे, कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 90 के दशक में इंट्रोड्यूस किया, और आज देख लीजिए कितना भयावह रूप में है, प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहा है। उसके लिए भारत सरकार क्या तकनीकी अपना रही है, क्या रणनीति अपना रही है, यही आपका जवाब होता है। इन वजहों से पैदा हुआ, ये कारण थे जिन कारणों से ये पैदा हुआ, और इसके समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ओवर। पूर्वोत्तर में अशांति का क्या कारण, आपने कारण बताया, भारत सरकार के प्रयास बता दिया, समाधान, सवाल पूरा। नक्सलवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण, ये कारण, उसको दूर करने के क्या प्रयास किए गए, और आज का प्रयास चल रहा है। यही ना होता है कि कुछ और होता है। अब चर्चा कर रहे हैं, मतलब सर आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या आता है। अरे कुछ नहीं आता है, जो आप जानते हो वही आता है, जो आप जानते हैं वही आता है। ऐसा थोड़े कि आसमान से, अच्छा मैं कल बताऊंगा, रात में योगा करूंगा, देखूंगा कि ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं, हाँ हो गया। क्या क्या आता है, बस प्रसन्न रहो, ये आता है। आप लोग सोचना नहीं चाहते, बस, और कुछ नहीं है। कोई भी सवाल अगर ह्यूमैनिटीज का पूछता है तो समस्याएं समाधान। मानकीय विषयों से सवाल पूछने का मतलब कि प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, हो गया।